देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे बट बाय चांस कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे। देखो यहाँ पर बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दे दिया था 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 दे दिया था। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन लिख ही लिया था। ये देखो ए माइनस बी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ए दे दिया है, प्रोबेबिलिटी बी, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। हमें पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी बताने के लिए। ये देखो यहाँ पर पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी का चांसेस क्या है ये पूछा था। अब तब हम यही तुम लोग को बता रहे थे कि ओनली बी का मतलब क्या होता है। ओनली बी का मतलब अगर सेट थ्योरी से याद करोगे, देखो ये एक है ए, ठीक है, और यहाँ पर मान लो बी, ये दो सेट है। ओनली बी का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ओनली बी का मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लाइन दिखाया है। ओनली बी का मतलब हो जाएगा पूरे बी से ये वाला पोर्शन को हटाना, ठीक है, पूरे बी से ये वाले पोर्शन को हटाना। मतलब ये देखो ओनली बी का मतलब पूरे बी से ए इंटरसेक्शन बी, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ बी मिल जाएगा। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में, बट ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो यहाँ पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ था। अब मैंने ये भी बताया था ए माइनस बी और ओनली ए, या फिर बी माइनस ए और ओनली बी का मतलब एक ही है। ये देखो ओनली बी का मतलब अभी मैंने क्या बताया, ये पूरे बी से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन सिर्फ देखना चाहते हैं तो वो मेरा ओनली बी होता है, ये पूरे बी में से। तो हम लोग ये बोल ही सकते हैं कि बी में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो जैसे ए माइनस बी क्या है, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ठीक है। अगर हम लोग बी से ए का पोर्शन हटाते हैं, और इसके लिए ना मैंने तुम लोग को कुछ नंबर से समझाया था जो कि सेट थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि देखो ए में है अगर 1 2 3, ठीक है, और बी में है 2 4, और हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने के लिए a माइनस बी। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी का मतलब होगा ओनली a हमें चाहिए। तो ओनली a का मतलब 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, 2 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते, ठीक है। ओनली a का मतलब 1 और 3 होगा, मतलब सिर्फ a में एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट सिर्फ a में। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो b में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब a माइनस बी मतलब ओनली a हो गया। अब इसको अगर ड्रॉ भी करोगे तो देखना वैसा ही होगा, जैसे a का मतलब 1 2 3, ये देखो 2 यहाँ पर जाएगा, 1 3 यहाँ पर आएगा, और बी के केस में 2 4 यहाँ पर आएगा। अगर मुझे कोई पूछे कि ओनली ए कितना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 और 3, ये हम लोग का ओनली ए है। देखो लिख के भी वही आया, सेट थ्योरी में भी वही आया, अगर वेन डायग्राम करके सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हो तो भी वही आया। तो ये याद रखो कि ओनली बी का मतलब बी माइनस ए और ओनली ए का मतलब ए माइनस बी, और मैंने देखो लॉजिकली भी बता दिया कि कैसे होता है। अच्छा अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ओनली ए का मतलब क्या हो जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अच्छा यहाँ मैंने लिखा है ओनली ए का मतलब, मैंने लिखा है यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ओनली ए का मतलब ये देखो ओनली ए का मतलब क्या होता है, इसके नीचे लिखा है ए माइनस बी, और ये हम लोग को ना गिवन है। देखो ये हम लोग को गिवन है ए माइनस बी 1/5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग को 1/5, ठीक है। अब ओनली को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का माइनस हो जाएगा। अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया ना, यहाँ पर देखो 2 था, यहाँ पर 1 3, और यहाँ पर मैंने 4 लिखा था, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा इससे माइनस करना है, ये पूरा ए है। तो ए से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर देते हैं तो ओनली ए मिल जाएगा। ए में क्या क्या है, 1 3 2 है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2 है, तो ये हटा दो तो क्या बचा, 1 3 बचा। ओनली ए का मतलब 1 3, तो ओनली ए का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 1/3, ठीक है।
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 1/5, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3, 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, हम लोग ओनली बी निकाल पाएंगे, क्योंकि ओनली बी में भी हमें इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्योंकि देखो ओनली डेटा निकालने का मतलब कॉमन को हटा दे। तो 1/2 माइनस 2/15, तो ये हो गया हम लोग का 30, 15 और 4, 11/30, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं 11/30 हम लोग का आंसर है कि नहीं। हाँ 11/30 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ये तो उसी दिन हम लोग करने वाले थे, बट बाई चांस जो है कि नेटवर्क इश्यूज के वजह से पेन ही नहीं चल रहा था उस दिन, ठीक है। और पेज भी इधर उधर नहीं हो रहा था, तो मैंने इतना लिख के ही छोड़ दिया था। मैंने बोला था तुम लोग चाहो तो आराम से इसे होमवर्क कर सकते, ठीक है। तो ये हम लोग का 15.13 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या हम लोगों ने एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ ये सब हम लोगों ने कर लिया था। एबीसी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कौन सा कर सकते हैं? 15.13 किया, अब हम लोग 15.14 करेंगे। देखो 15.14, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, देयर आर 3 persons ABC having different ages, ठीक है। सभी का अलग अलग एज है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव अनदर 5 year इज 0.80। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस है कि ए नेक्स्ट 5 years जो है जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करने का मतलब दैट इज 0.80। बी का सर्वाइवल का चांस है नेक्स्ट 5 years 0.60, और सी का है 0.50। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो एक बार ये प्रोबेबिलिटी को नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो है सर्वाइवल का चांस है नेक्स्ट 5 years 0.80। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सभी का प्रोबेबिलिटी किस बात का निकाल रहे हैं? सर्वाइवल का चांसेस फॉर द नेक्स्ट 5 year, ठीक है। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिंदा रहेगा, इसका चांसेस है हम लोग का 0.60, और सी का चांसेस है नेक्स्ट 5 years सरवाइव करने का 0.50। ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यहां तक, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.46। अब बोल रहा है ए एंड बी दोनों नेक्स्ट 5 years सरवाइव कर जाए, इसका प्रोबेबिलिटी 0.46। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका चांसेस है 0.46, ठीक है। अच्छा, बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.32। तो बी एंड सी ये सरवाइव कर जाए, इसका चांसेस है 0.32। ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एंड ए एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.48। तो ए और सी नेक्स्ट 5 years सर्वाइव कर जाए, इसका चांसेस है 0.48। अच्छा, यहां से यहां तक तो मैंने क्वेश्चन को जस्ट लिख के शॉर्ट कर लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दीज 3 persons सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.26। अच्छा, सभी कोई सर्वाइव कर जाए, ए एंड बी एंड सी, ऐसा चांसेस है 0.26। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चांसेस है हम लोग का 0.26। अच्छा, पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव अनदर 5 years। कम से कम कोई भी एक इनमें से नेक्स्ट 5 years सर्वाइव कर जाए, कोई भी एक। तो ए करे या फिर बी करे या फिर सी करे, उसका चांसेस हमें कैलकुलेट करके देना है। क्वेश्चन जो पूछा है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि और का मतलब यूनियन होता है, और हुआ ये कैसे पता चला? क्योंकि बोला कोई भी एक जन कर जाए, ए करे या फिर बी करे या फिर सी करे, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो लास्ट दिन मैंने बताया था, जैसे हमारा सेट थ्योरी का मतलब फॉर्मूला होता है सेम एन ऑफ ए से, उसी से हम लोग प्रोबेबिलिटी में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ एन के जगह पी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं
probability of A union B union C, probability of A, probability of B, probability of C minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C minus probability of A इंटरसेक्शन B और प्लस हो जाता है लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका भी मैंने तुम लोग को प्रूव करके दिखाया था क्यों प्लस होता है, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरसेक्शन माइनस करते हैं तो कॉमन पोर्शन जो तीनों का है वो बार बार एलिमिनेट हो जाता है, तो लास्ट में उसे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा देखो A का वैल्यू है 0.80, कुछ भी नहीं बस वैल्यू लिख के ऐड करना है, आसान है क्वेश्चन, बस इतना सारा डेटा ही दिया हुआ है। 0.60 B का है, C का है 0.50, A इंटरसेक्शन C 0.48, B इंटरसेक्शन C 0.32 और A इंटरसेक्शन B 0.46 प्लस ये वाला है 0.26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C का आंसर देखते हैं कितना होगा। A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, चेक करते हैं कितना होगा। 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.48 माइनस 0.32 माइनस 0.46 प्लस 0.26, तो ये हो गया 0.9, ठीक है। तो 90% चांसेस है कि कोई एक इनमें से सरवाइव कर जाएगा अगले 5 साल, ठीक है, 90% चांसेस है। तो ये देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का आ गया 0.90। और अगर हमें ये यहाँ पर कुछ कैलकुलेट किया है 500 मल्टीप्लाई करके, 500 क्या था इसमें पता नहीं, 500 क्या मल्टीप्लाई किया इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव अनदर 5 years, तो प्रोबेबिलिटी पूछा है तो उसका आंसर होगा। अच्छा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट किया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हम लोगों ने भी किया नहीं है, जब सीखेंगे तब बता देंगे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का किया हुआ है, ठीक है। हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा था तो प्रोबेबिलिटी तक हम लोग का आंसर आ गया। अगर 500 लोग में ये होगा तब इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं था 500, पता नहीं क्यों किया है। जो भी हो, हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछा है तो तुम लोग को आंसर ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी वाला ही मिलेगा, तो 0.90 हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, और उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे, ये 15.15 वाला। पहले समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर सपोज कि हम लोग का 3 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें 2 केस अप्लाई करें, केस 1 में हम लोग करते हैं पिक एंड पिक, ठीक है, और केस 2 ले लेते हैं पिक एंड रिप्लेस, ठीक है। अच्छा तो क्या पिक करना है, ऊपर लिखते हैं ड्रॉ 2 balls आउट ऑफ द बॉक्स 1 by 1, ठीक है। तो हमें इन इवेंट क्या करना है, इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें 2 बॉल निकालना है एक के बाद एक इस बॉक्स के अंदर से। तो अगर हम लोग पिक एंड पिक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या आंसर हो सकता है। अब देखो पिक एंड पिक, और हम फेवरेबल केसेस दे देते हैं कि गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, ड्रॉ 2 balls आउट ऑफ द बॉक्स 1 by 1 एंड गेटिंग रेड बॉल, यहाँ पर लिखते हैं एंड गेटिंग रेड बॉल। दोनों ही केसेस में अगर हमें रेड बॉल मिल जाए इसका चांसेस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला केस अगर हम लोग लेते हैं पीक एंड पीक, ठीक है, तो उसमें बोलो अगर हम लोग फर्स्ट टाइम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फर्स्ट केस में क्या होगा, बोलो पीक एंड पीक अगर है। हाँ बोलो। मैम 3/6। गेटिंग रेड बॉल, हाँ
3/6 मतलब एक्चुअली ये 3C1 होगा और ये क्या हो जाएगा 6C1, ठीक है, यानी 3/6। अगर ये 1 हो रहा है इसीलिए, लेकिन कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं पता चल रही है। अगर इसके जगह 1 के जगह 2 होगा और बाई चांस अगर हम लोग 2 लिख देते गलत हो जाएगा, फिर हमें 3C1 लेकिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। पिक एंड पिक मतलब एक निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर दूसरा वाला भी निकाला, ठीक है, दूसरा बॉल निकाला। तो सेकेंड टाइम जब हम लोग बॉल निकाल रहे हैं तो फिर रेड बॉल मिलने का चांसेस क्या होगा? एक बार रेड बॉल निकाल लिया उसका चांसेस है 3/6, सही बात है। फिर और एक बार हम लोग यहाँ बॉक्स में से बॉल निकालना चाहते हैं तो अभी रेड बॉल मिलने का चांसेस क्या होगा? मैम 0। जीरो, जीरो हो मैम जाएगा। 2C1 हाँ, 2C1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कितना होगा बोलो? मैम 5C1। हाँ, 5C1, सही। जीरो कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पर बॉक्स में से एक बॉल निकाल चुके हैं तो हम लोग के पास अभी 2 ही रेड बॉल रहेगा यहाँ पर और बाकी ब्लू बॉल रहेगा, ठीक है। जीरो तो कभी नहीं हो सकता। ये देखो बाकी हम लोग का, ये मतलब हम लोग के पास अभी टोटल कितना बॉल रहेगा? 5, 5 में से कोई भी 2, ये या फिर ये अगर निकल जाए तो हमारे लिए फेवरेबल केस है। तो 2C1 और ये हो जाएगा हम लोग का 5C1, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2C1 का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। 5C1 5 आ गया। अच्छा, अब अगर दूसरा केस देखें हम लोग, ये पिक एंड पिक हो गया। अगर हम लोग पिक एंड रिप्लेस वाला देखें, ठीक है, पिक एंड रिप्लेस, पिक एंड रिप्लेस का मतलब हो जाएगा कि जो बॉल हम लोग निकालेंगे उसको फिर से बॉक्स में डाल देंगे, इसे बोला जाता है पिक एंड रिप्लेस। तो पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये कितना होगा? ये तो पहले वाले की तरह ही होगा कि अगर सारे बॉक्स में जितने भी बॉल थे सभी है और हम लोगों को रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 3C1 और नीचे 6C1 यानी 3/6 हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने जो बॉल निकाला उसको वापस डाल दे रहे हैं, जो बॉल निकाला उसको वापस इस बॉक्स में डाल दे रहे हैं, तो फिर से रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये बताओ। मैम फिर से 3/6 आएगा। हाँ, फिर से हमारा 3C1 डिवाइडेड बाई 6C1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3C1 और 6C1 यानी 3/6 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों इंसिडेंट में हमें एक डिफरेंस दिखा। क्या दिखा? अगर हम लोग ये देखो पहले वाले केस में 3/6, इसमें भी 3/6 क्योंकि स्टार्टिंग सिचुएशन है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा आंसर बदल गया। जैसे देखो कि यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने पिक एंड पिक किया, मतलब एक बार निकाला फिर दोबारा निकाला, रिप्लेस नहीं किया, इसीलिए हम लोग का देखो सैंपल स्पेस ही चेंज हो गया, ठीक है। और फेवरेबल केसेस भी चेंज हुआ। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया 2/5। बेसिकली सैंपल स्पेस पे ध्यान दो, सैंपल स्पेस ही हम लोगों का चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस एज इट इज है। फेवरेबल केस मत देखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस देखो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम लोग का सेम एक्सपेरिमेंट, ये तो एक ही एक्सपेरिमेंट पे हो रहा है, ये भी एक ही एक्सपेरिमेंट पे हो रहा है, बॉक्स से बॉल निकालने का। तो अगर हम लोगों का यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ इवेंट या फिर सैंपल स्पेस जो भी बोलो, वो अगर चेंज हो जाता है तो वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिक एंड पिक किया, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग का 5 आया, अदरवाइज ये भी हम लोग का 6 आ सकता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट किसी को भी इंपैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट ये इसके वजह से इसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है या फिर इसके वजह से इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके वजह से इसका इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर इंपैक्ट आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं डिपेंडेंट, और इंपैक्ट नहीं आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे कि देखो अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं और एक साथ ही साथ एक लूडो के गोटी को भी रोल कर रहे हैं, तो वो कैसा इवेंट होगा? तो वो ऑब्वियसली हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट ही होगा, क्योंकि लूडो के गोटी में क्या आ रहा है, ठीक है, क्या हमें मिल रहा है या फिर हमारा फेवरेबल केसेस के अकॉर्डिंग जो भी हमें मिल रहा है, और जो हम लोग कॉइन टॉस करें, कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें हेड या टेल मिलेगा, ठीक है। और लूडो के गोटी में हम लोगों का
क्या आएगा, लूडो के गोटी के केस में 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इफेक्ट जो है नहीं करेगा, है ना। ये देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। ये देखो, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे रोलिंग, जो मैंने एग्जांपल दिया, रोलिंग ए डाई या फिर डाइस जो भी बोलो, ठीक है। ये एक लूडो का गोटी है, इसको हम लोग रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो भी आउटकम मिलेगा और हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मान लो ऐसे एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, ये हम लोग का हो गया फ्लिपिंग अ कॉइन या फिर टॉसिंग ए कॉइन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट किसी को भी इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट किसी को भी इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंड बोलेंगे। और डिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाता है, जो अभी मैंने तुम लोग को केस दोनों ही दिखाया, डिपेंडेंट का मतलब हो जाता है रेफर टू द ऑकरेंस of an event affecting the probability of another event, ठीक है। अगर किसी इवेंट का ऑकरेंस दूसरे इवेंट को इंपैक्ट कर देता है, जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि बॉल निकालने के बाद वापस नहीं रखा तो दूसरा इवेंट जो है इंपैक्टफुल हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट, अगर एक दूसरे को इंपैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। और अगर इंपैक्ट नहीं करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अच्छा देखो, इस पे हमारा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, एक चीज बता देते हैं, अगर हम लोग का फॉर्मूला देखो, अगर हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ तो एक फॉर्मूला फॉलो होना होगा। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट होने से हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। कहीं पर भी अगर ए इंटरसेक्शन बी हुआ और अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ए और बी का जो ऑकर होने का चांसेस है वो अलग अलग है, ठीक है, वो एक जैसा नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, जैसे जैसे देखो यहाँ पर ये वाला, अच्छा चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं और एग्जाम्पल लेके फायदा नहीं, डायरेक्टली हम यही वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है रूपेश इज नोन टू हिट ए टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स, ठीक है। रूपेश जो है टारगेट हिट करने का मतलब हो जाता है, जैसे तुम लोग कभी अगर मेला वगैरह गए हो तो वहां पर होता है ना, बेलून्स वगैरह लगा हुआ रहता है, बंदूक रहता है, बंदूक से उसे हम लोग जो है टारगेट हिट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फोड़ते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि अगर 9 शॉट्स अगर वो लगाए तो 5 टारगेट को वो हिट कर सकता है, वेयर एज डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 6 आउट ऑफ 11, ठीक है। एक शॉप रहता है जहां पर वैसे ये ऐसे पर्दा लगाया हुआ रहता है, व्हाइट यहाँ पर कपड़ा रहता है, तुम लोगों ने देखा है कि मेला में, नहीं पता, हम लोगों ने तो गाँव में देखा है, ठीक है। अब यहाँ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे बैलून्स ऐसे 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 पूरे एकदम लगे हुए रहते हैं, एकदम सुंदर से अरेंज किए हुए रहते हैं, लाल पीले हरे, ठीक है। फिर एक बंदूक भी रहता है, उससे मारना पड़ता है, ठीक है, मतलब उस बंदूक चला के उस बैलून्स को फोड़ना पड़ेगा और उसपे कुछ गिफ्ट वगैरह रहता है, ठीक है, प्राइज वगैरह रहता है। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 9 शॉट्स रुपेश जो है ट्राई कर रहा है, मान लो ये है रुपेश और ये बंदूक से 9 टाइम्स शॉट अगर ट्राई कर रहा है, ये ऐसे लगे हुए टारगेट, ठीक है। तो 9 में 5 वो मतलब 5 बार जो होगा ऐसा कि वो टारगेट को हिट कर लेगा, 4 बार होगा कि नहीं कर पाएगा, तो 9 आउट ऑफ 5 हो रहा है इसका। और डेविड जो है, मान लो ये है डेविड और ये रुपेश, डेबिट का क्या है, वो कितना हिट कर सकता है, द सेम टारगेट, मतलब इसी दुकान में आके अगर ये भी टारगेट हिट करना चाहे तो ये कितना हिट कर सकता है, 6 आउट ऑफ 11। अगर वो 11 शॉट्स देता है, ठीक है, 11 बार मतलब बंदूक चलाता है तो 6 बार ही टारगेट को हिट कर पाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। बोल रहा है कि अगर दोनों ही ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस क्या है कि कम से कम एक
एक बार टारगेट हिट हो जाए, क्योंकि हर बार तो इनका भी हिट नहीं होता है ना। देखो ये 9 टाइम्स जो है ट्राई करने से 5 बार होता है, ये 11 टाइम ट्राई करने से 6 बार होता है। हम लोग को पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी पी, और किस चीज का प्रोबेबिलिटी पूछा है, दैट द टारगेट वुड बी हिट, टारगेट हिट हो जाए वंस, एक बार में ही, दे बोथ ट्राई, जब दोनों ट्राई कर रहे हैं तो टारगेट हमारा हिट हो जाए। मतलब या तो रुपेश हिट कर दे तो भी चलेगा, अगर रुपेश ने हिट कर दिया तो भी वेल एंड गुड, हमारे लिए फेवरेबल केस है, या फिर यानी कि और अगर जो है डेविड ने हिट कर दिया तो भी हमारे लिए फेवरेबल केस है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डी हम लोगों को पूछा है। ठीक है, पहले ये समझ लेना पड़ेगा ना कि पूछा क्या है। पूछ रहा है मतलब बोल रहा है कि दोनों ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम किसी भी एक से टारगेट हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और डी, या फिर रुपेश और डेविड, या फिर आर यूनियन डी हमें पूछा है। पहले ये लिख लेते हैं, देखो पूछा क्या है। 15.15 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रुपेश से टारगेट हिट हो जाए इसका चांसेस है 5/9, 9 टाइम्स वो अगर ट्राई कर रहे हैं तो 5 टाइम्स उनसे हो जाता है टारगेट हिट, और अगर डेविड का देखा जाए तो 11 टाइम ट्राई करने से 6 टाइम्स जो है टारगेट को हिट कर देते हैं। अब हम लोग को पूछा है आर और डी, रुपेश और डेविड किसी से भी टारगेट हिट हो जाए इसका चांसेस क्या है, या फिर इसको अगर हम लोग यूनियन में लिखे तो ऐसे होगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डी फाइंड आउट करने बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना दिया हुआ है 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना दिया हुआ है 6/11। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें तो कहीं क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि हम लोग इंटरसेक्शन निकाल पाए। पहला बात है कि इंटरसेक्शन होगा कि नहीं वो तो सोच के देखो कि इन दोनों का टारगेट हिट करने का, देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन तो तब होता है ना जब इंसिडेंट हम लोग का डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज तो कॉमन होने का चांसेस नहीं है। अगर इंसिडेंट डिपेंडेंट नहीं है तो कॉमन तो नहीं होगा, और ये इंडिपेंडेंट इंसिडेंट है। कैसे पता चल रहा है, देखो क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, ये 9 में से 5 टारगेट हिट कर सकता है और ये 11 में से 6 ही टारगेट हिट कर सकता है। ठीक है, तो इसका चांसेस हिट करने का देखो कितना है 5/9, यानी इसका अगर देखें तो 0.65%, अगर हम इसको परसेंट में लिखना चाहे तो 0.65 अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है, और 6/11 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 0.54%। ठीक है, तो इसका चांसेस जो है ये है 0.54%। तो मुझे बोलो ये जो 65% चांसेस है और इसका जो 54% चांसेस है, क्या ये इस मतलब इसका ज्यादा इसीलिए है, इसमें क्या मतलब डेबिट का कोई मतलब क्या बोले, डेबिट के चलते क्या ये ज्यादा बार हिट कर पा रहा है, या फिर रुपेश के चलते ये कम बार हिट कर रहा है, या अपने अपने कैपेबिलिटी पे हिट कर रहा है, ये सोचो, मुझे वो बताओ। अगर ये मतलब रुपेश के लिए इसका कम हो रहा है या डेबिट के लिए इसका ज्यादा हो रहा है, ऐसा अगर है तो डिपेंडेंट इवेंट होगा। लेकिन ये अगर ये जो 65 और 54 इसीलिए हुआ है क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करके नहीं हुआ, अपने अपने कैपेबिलिटी पे हुआ है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट होगा। तुम लोग मुझे बोलो कि ये इनका टारगेट हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है, क्या वो एक दूसरे के वजह से कम ज्यादा है या फिर अपने कैपेबिलिटी के वजह से कम ज्यादा है? मैम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। हाँ, तो फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? अब इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ये 65% इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि ये कम कर पा रहा है, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो अपने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर है कि कौन कितना टारगेट हिट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग का इंडिपेंडेंट, तो ये इवेंट हम लोग का क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने से इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, ऐसे, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास आर और डी का आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है 5/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है 6/11। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 9 और 11 कितना हो जाएगा 99, और ये हो गया 55, 55 प्लस कितना होगा 54 शायद। ठीक है, एक बार देख लो, 99 और ये हम लोग का हो जाएगा, देख लो हाँ ठीक हुआ है कि कैलकुलेशन,
इधर उधर हुआ है, 109 माइनस 30, 79 डिवाइडेड बाई 99। देखते हैं 79 डिवाइडेड बाई 99। हाँ ये देखो 79 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है, इस तरीके से किया है इन्होंने, कुछ डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह लगा के किया है ये। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देगा ना, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इंटरसेक्शन का वैल्यूज तो नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ, फिर सोचो इनमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि रुपेश और जो डेविड है इनका दोनों का कोई कॉमन पोर्शन है। कॉमन तभी होता है अगर हम लोग का, कॉमन होने का चांसेस तभी होगा ना, जैसे देखो कि अगर कोई दो इंसिडेंट कॉमन, मतलब क्या, म्यूचुअली जो है इंक्लूसिव, ठीक है, मतलब कोई भी एक इंसिडेंट और एक इंसिडेंट से इंपैक्टफुल होगा तो ही कॉमन होने का चांसेस है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर तो कॉमन होने का कोई चांसेस नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सेट ए का क्वेश्चन नंबर 30। ये इंडिपेंडेंट इवेंट पे ही है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 30। ये बात, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, नहीं ये वाला नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, सॉरी 50 करना था मुझे, ये वाला 50। हाँ, ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट with probabilities 0.3, 0.2, 0.4, what is the probability A intersection B intersection C, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, ये कर सकते हो तुम लोग, देखो क्वेश्चन को एक बार लिख लो तो समझ में आ जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है ए बी सी तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.2 और 0.4, मतलब ए बी सी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 0.2, ये सब क्वेश्चन में ही बोल रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया 0.4, ये देखो ये सब क्वेश्चन में बोल रखा है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें हिंट्स दिया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। जैसे ये वाला था, ये भी क्या था, म्यूचुअली, ये देखो ये वाला जो हम लोगों ने किया ये भी क्या था, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट था, तभी इंटरसेक्शन आया था, ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट था। तो ये देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर इंडिपेंडेंट है तो कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे इसे फिर, और क्या आंसर होगा, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर तीन इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी सी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ दो इवेंट का मैंने लिख के दिखाया था, तीन होगा तो तीन, चार होगा तो चार, वैसे करके बढ़ता जाएगा। 0.3, 0.2 और 0.4 देख लो कितना होता है, देखो कितना है 0.24, नहीं 0.024 आ रहा है, ठीक है, आंसर हो रहा है 0.024। ये देखो 0.024 यानी कि ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, सेट ए का ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग बाकी क्वेश्चन कर सकेंगे। देखो फॉर्मूला कुछ नोट डाउन करो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड is given by, मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये कंडीशनल इवेंट है। देखो कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट होने का चांसेस क्या है वो पता करना है, लेकिन ए इवेंट होने का कंडीशन क्या है कि बी होगा ही होगा। जैसे मान लो तुम लोग बोल रहे हो
जैसे या फिर ऐसे देखो, दो फ्रेंड है ए और बी, ठीक है। अब ये दोनों स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब बी क्या बोल रहा है, हम तभी स्कूल जाएंगे अगर ए जाएगा, ठीक है। बी बोल रहा है स्कूल हम जाएंगे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरा फ्रेंड ए जाएगा तो ही हम जाएंगे। तो वैसे ही ए इवेंट ऑकर होने का चांसेस क्या है अगर बी इवेंट होता है, मतलब इसके स्कूल जाने का चांसेस ए के स्कूल जाने के चांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। बी ने कंडीशन लगा दिया कि हम स्कूल जाएंगे, लेकिन ए अगर गया तो ही जाएंगे। तो ऐसे इवेंट का कैसे कैलकुलेशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज गिवन बाय, ऐसे लिखा जाता है। ए गिवन मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन रहता है, ए गिवन बी, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, कंडीशन क्या है कि बी इंसिडेंट होना चाहिए तब जाके ए इंसिडेंट होने का चांसेस क्या है, क्योंकि बी इंसिडेंट होगा तो ये देखो, ये ए गिवन दैट बी बोलते हैं इसे, ठीक है। ए इज ऑकर्ड गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। ए इज ऑकर्ड गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये प्रोबेबिलिटी बी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में। फिर से लिखो, probability of event B given that A has already occurred is given by, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी ऑकर्ड होगा अगर ए हुआ तो ए को तो होना ही पड़ेगा। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, आउट ऑफ बी ए होने का चांसेस, ठीक है, आउट ऑफ ए बी होने का चांसेस, लेकिन बी तो तभी होगा ना अगर ए हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसीलिए ऊपर आ रहा है कॉमन, क्योंकि देखो कॉमन तो इनमें होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही स्कूल जाएंगे फ्रेंड। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर बी बोल रहा है मेरा दोस्त ए जाएगा तो ही हम जाएंगे, लेकिन कॉमन क्या है, स्कूल जाना। तो ऊपर देखो कॉमन आ रहा है दोनों का, ठीक है। और नीचे क्या है, कंडीशन कि अगर ए स्कूल गया तो ही जाएंगे, तो फिर यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। और अगर बी ए बोल रहा है बी स्कूल गया तो ही जाएंगे, तो नीचे प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगा। ऐसे करके तुम लोग इसको याद रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही एक ही इंसिडेंट के ऊपर हो रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर जो पहले ऑकर्ड होना चाहिए वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। कि अगर बी स्कूल गया तो ही दोनों स्कूल पहुंचेंगे, क्योंकि बी जाएगा तो ही ए जाएगा। या फिर अगर ए स्कूल गया, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि बी बोल रहा है ए जाएगा तो ही जाएंगे, तो पहले ए स्कूल जाएगा कि नहीं, हाँ बोलना चाहिए, तब जाके बी भी हाँ बोलेगा और दोनों स्कूल जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए और ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मैंने जो स्टोरी बोला उससे तुम लोग फॉर्मूला आराम से याद रख सकते हो। फिर थर्ड नंबर में लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी। इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या था, देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब पहले बी को ऑकर होना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों इंसिडेंट ऑकर होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इस तरीके से याद रख सकते हो। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें, देखो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, नीचे प्रोबेबिलिटी बी लिख देंगे। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो हम उतना ही फॉर्मूला लिखवाएंगे जिससे क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तक तो मैंने बिना फॉर्मूले के ही करवाया। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, तुम लोग कर लेते, जितना याद रख पाते हो। देखो अब देखो हम ये समझाते हैं क्यों, इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम दो सर्कल ले लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या बोला है, देखो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब मान लेते हैं कि ये वाला बी है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हम लोग का ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोग का बी है,
ठीक है। अच्छा, अब ए कंप्लीमेंट का मतलब हम लोग का ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ए मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पीला वाला, ये पूरा ए है। और ए कंप्लीमेंट का मतलब ये वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा हम लोग का ए कंप्लीमेंट है। मतलब ये पूरा ए कंप्लीमेंट है। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्स में है लेकिन ए में नहीं है। ये पूरा का पूरा हम लोगों का ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये वाला भी। इसको कैसे दिखाया, ऐसे दिखा देते हैं। ये भी हम लोग का एक कंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब मैंने जहां पर ये देखो, ये वाला पोर्शन के अलावा बाकी पूरा पोर्शन हम लोग का क्या बन जाता है, ए कंप्लीमेंट। मतलब ए के अलावा बाकी इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितने भी जगह खाली है वो सभी हम लोग का ए कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब हमें ए कंप्लीमेंट के साथ कॉमन ढूंढना है बी का पोर्शन। तो ए कंप्लीमेंट के साथ बी का कौन सा पोर्शन कॉमन है वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, ये देखो, B से अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन हटा देते हैं, देखो हमें क्या लेना है, A कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, A कंप्लीमेंट का मतलब हो जाता है, ये देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A करने से हमें A कंप्लीमेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ कंप्लीमेंट नहीं बोला है, हमें बोला है कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ऑफ B करना है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी ए के साथ ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन बी को करना है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ए के अलावा बाकी जितने भी जगह है उसे हम लोग बोलेंगे ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब, देखो बोल रहा है, ये इस पे ध्यान दो, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ये पूरा ब्लू वाला सर्कल, ये जो ब्लू वाला सर्कल है हम लोग का, ये पूरा का पूरा जो है प्रोबेबिलिटी बी है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी हटाना है, मतलब ये वाला पोर्शन हटाना है। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी हटाना है तो मुझे ये वाला पोर्शन हटा देना है इस सर्कल के अंदर से। तो मेरे पास क्या बचा हुआ रहेगा, मेरे पास सिर्फ ये बचा हुआ रहेगा, ठीक है। बी का इतना पोर्शन बचा हुआ रहेगा, ये वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि बी से मुझे इंटरसेक्शन बी हटाना है। तो मेरे पास कौन सा वाला पोर्शन बचा हुआ रहेगा, ये वाला पोर्शन बचा हुआ रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन बचा हुआ रहेगा। ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी बी से ए इंटरसेक्शन बी को हम लोगों ने हटा दिया। अब बोल रहा है इसका मतलब ही ये हो रहा है। चलो चेक करके देखते हैं, क्या ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करने से हमें यही वाला पोर्शन मिलता। ए कंप्लीमेंट का मतलब ये देखो, मैंने यहाँ पर जितना भी दिखाया था ये पोर्शन के अलावा ये पूरा एक कंप्लीमेंट है। अब इसमें इसके साथ अगर हमें बी का कॉमन पोर्शन ढूंढना है तो कौन सा पोर्शन मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला मुझे मिलेगा बी का कॉमन पोर्शन, बी और ए कंप्लीमेंट के अंदर का कॉमन पोर्शन यही वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम लोग ये याद रखो कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखो ना, ये हम लोग का क्या आ रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ही आ रहा है, ठीक है। बी और ए कंप्लीमेंट का अंदर कॉमन, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ये जो पीले वाले कलर में लगा हुआ है इसके अलावा बाकी पूरा ही तो हम लोग का ए कंप्लीमेंट है। ए कंप्लीमेंट का मतलब कौन सा है, ये पूरा 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 ये पूरा पोर्शन ए कंप्लीमेंट है। और इसके साथ बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसके साथ बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो अभी तो हम लोग का यही वाला आ रहा है ना, बात तो एक ही हुआ। ये देखो, अगर हम लोग ए कंप्लीमेंट ढूंढना चाहे तो हम ये स्क्वायर बॉक्स में ए कंप्लीमेंट दिखाते हैं। स्क्वायर बॉक्स में हम लोग का ए कंप्लीमेंट कौन सा होगा, ये वाला, और उसमें ये हट जाएगा। ये देखो, ये हम लोग का ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का मतलब हम लोग का ये वाला, ए के अलावा बाकी पूरा, ठीक है। यहाँ पर तो ए है, ए के अलावा बाकी पूरा ही हम लोग का क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। अब इसके साथ बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, यही वाला, सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो कि बी में भी है, तो इसीलिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होगा, ठीक है। अब तुम लोग याद जो है धीरे धीरे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आता है तो धीरे धीरे याद करो। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट लिखते हैं, हाँ बोलो। अच्छा, कुछ बोलोगे क्या कोई? नहीं, मैं वही जूम आउट करने के लिए बोल रहा था बस। अच्छा, ठीक है, लिखो। हाँ, हो गया।
अच्छा, अब देखो यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीमेंट। पहले तो देखो गिवन होने से कैसे फॉर्मूला होता है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कंप्लीमेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो नीचे बी कंप्लीमेंट आ जाएगा, ऊपर ये दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अब एक चीज देखो, कोई भी फॉर्मूला हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी का लिख रहे हैं, सबका सिस्टम एक ही जैसा है, ऊपर इंटरसेक्शन दोनों का, ठीक है, चाहे डेटा कुछ भी हो, और नीचे ये वाला आएगा, सेकंड वाला आइटम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा जो है तुम लोग अगर दिमाग में अरेंज कर लेते हो कि कैसा हो रहा है, तो फिर याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बी कंप्लीमेंट का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब पूरे प्रोबेबिलिटी से बी को हटा देने से जो बचेगा वही कंप्लीमेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब ऐसे सेट में बी के अलावा बाकी सारे पोर्शंस बी कंप्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यही जैसे यहाँ पर हुआ, ए कंप्लीमेंट का मतलब बी से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना। देखो ये दोनों में भी कॉमन पॉइंट है, थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे कैसे ड्रॉ हुआ, तो सेम तुम लोग इसके ऊपर ड्रॉ करके देख भी सकते हो घर पे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो ये नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, ऊपर क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ इस पे लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, और अगर दोनों पे कंप्लीमेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के क्या होता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ से होता है, और इसको हम लोग फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा कि नहीं, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस तरीके से, और एक फॉर्मूला लिख पाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फॉर्मूला में ना बहुत सिमिलरिटीज है, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी कंडीशनल वाला लिखवाया है, अलग अलग इवेंट के ऊपर लिखवाया, ओनली ए गिवन बी, ओनली बी गिवन ए, लेकिन सबका एक सिस्टम तो कॉमन है, ऊपर जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन, एक इवेंट इंटरसेक्शन दूसरा इवेंट, और नीचे आ जाएगा जो सेकेंड में है वो इवेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये तो हमारा कॉमन है। बाकी जहां जहां कंप्लीमेंट वगैरह हो रहा है उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला 6 नंबर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करोगे ना, याद हो जाएगा फॉर्मूला। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ओनली ए और ओनली बी ऑकर। तो ये वाला लिख लिया, ठीक है, ओनली और ओनली बी ऑकर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम लोग ये सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो, अभी इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, याद हो जाएगा। सेट बी का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 11 वाला करते हैं। पहले तो तुम लोग फॉर्मूला देख देख के ही करो कॉपी से। ये देखो, गिवन दैट फॉर टू इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी बी दे दिया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे दिया, व्हाट इज द, ये प्रोबेबिलिटी पी ना इधर आ गया है, ये एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, वो प्रिंट मिस्टेक है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी कितना होगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करोगे, अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कि ऐसे सारे फॉर्मूले को लिखने का एक ही सिस्टम है। हम लोग को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो ये गिवन वाला साइन है, कैसे समझ में आएगा, ये जो दिया हुआ है ना ऐसे टेढ़ा, एक्चुअली गिवन ऐसे देता है, ऐसे टेढ़ा भी दे सकता है, तो ये गिवन ही बता रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमें प्रोबेबिलिटी सिंगल में पूछता है, जब ऐसे लाइन दिया हुआ है तो वो गिवन ही बता रहा है, हम तो ऐसे स्ट्रेट लाइन देते हैं, यही मेरा हैबिट है। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा दिया है डिवाइड फॉर्म में, बट ये डिवाइड नहीं है, गिवन है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब तुम लोगों को मैंने बार बार बोला, फॉर्मूला याद करो, क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ए इज ऑकर्ड गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये होता है। तो बी को हो जाना पड़ेगा पहले, तो बी नीचे आ जाएगा, क्योंकि बी के ऊपर डिपेंड करता है कि ए होगा कि नहीं, और बी अगर हो रहा है तो ए भी होगा, और दोनों अगर हो रहा है तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू जो है देख के पुट कर देंगे। क्या हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू है? हाँ है, प्रोबेबिलिटी बी है 2/3। अच्छा, क्या हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, लेकिन हम लोग के पास ए यूनियन बी है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ए गिवन था क्वेश्चन में, देखो 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये वाला गिवन है 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमें नहीं, ये तो गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनियन है, 3/4 यूनियन दे दिया है। बस इससे सिंपल, जैसे तुम लोग एक्स वाई सॉल्व करते हो ना, वैसे हमें जैसा जैसा डेटा दे दिया हम लोग उसके हिसाब से करें, बस ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ से तुम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो कितना होता है, 3/4, और ये कैलकुलेट करने से कितना होगा 15, और ये हो गया 9 + 10, ए इंटरसेक्शन बी, देखो कितना हो रहा है 3/4 माइनस 19/15, 45 माइनस कितना होगा ये 76, माइनस 31/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कैंसिल आउट करो, 31/60 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 31/60, 31 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3/2, तो कितना हो जाएगा 31/40। ठीक है, ये देखो 31/40, हम एक बार देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। 31/40 आया है मेरा, गलत आ गया क्या? 31/60 मैम 31/60 आएगा। आएगा, 60 कहाँ गलत लिखा है? ये वाला तो 31/60 तो आ गया। हम लोग को पूछा क्या था? हम लोग को तो पूछ रहा था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इसको भी तो कैलकुलेट करेंगे। मैम वो 20 × 240, 31/40। 31/40। अच्छा, अब देख लेते हैं 31/40 कितना आ रहा है। 0 पॉइंट लिख लेते हैं, 0.775, ऐसा भी तो ऑप्शन था शायद। हाँ, हम सिर्फ डिवाइड वाले ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये रहा ऑप्शन डी। हाँ सही बात, ऑप्शन डी। 31/60 तो आया है, बट 31/60 तो ये वाला आया है ना, ये तो पूछा नहीं है हम लोगों को, तो ये पूछा है, तो इस पे लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर पता चलेगा। वो हम फ्रैक्शन वाला ही देख रहे थे, तो मुझे लग रहा कि गलत हो गया, 31/60 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन वो गलत दिया हुआ, मतलब वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर है। तो ये डिवाइड करने से पता चलेगा 0.775। ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा। अच्छा, देखो अब हम लोग 16th नंबर वाला करेंगे, सेट बी का ही 16th नंबर करेंगे। देखो ये वाला तुम लोग खुद से निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए पूछा है, ये सब डेटा दे दिया है, सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह ही है लगभग। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दिया है, पूछा वही है जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितना होगा? अच्छा चलो लिख देते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये पूछा है, तो हमें चाहिए क्या कैलकुलेट करने के लिए? ये नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए चाहिए, तभी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों चीज अगर हमें मिल जाएगा तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ए 2/3 गिवन है, हम लोग को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग 2/3 लिख ही सकते हैं। बाकी हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, लेकिन इसका तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं करना है। और ए गिवन बी 2/3 दिया है, ए गिवन बी ये हमें 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। ए भी 2/3 और ए गिवन बी भी 2/3, और हम लोग को ये कैलकुलेट करने बोला है, बस ये सब दिया हुआ है। अब तुम लोग कैसे निकालोगे? अगर इंटरसेक्शन चाहिए तो किस चीज को इलाबोरेट करने से, मतलब किसको अगर स्प्लिट करोगे तो हमें इंटरसेक्शन मिलेगा, बोलो इसको। ये देखो ए गिवन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो आंसर कॉपी में देख के ही, फॉर्मूला देख के ही मुझे बताओ कि ए गिवन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। मैम probability of A intersection B divided by probability of B. हाँ, अब इसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी आराम से कर पाएंगे। ए गिवन बी हमें दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है उतना लिखेंगे, बोलो कितना दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। मैम 2/3. हाँ, और ये तो नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ होता तो यहाँ लिख के निकाल लेते हैं हम लोग। और ये वाला तो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी भी दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है, मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। हाँ, 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता चल जाएगा, कितना होगा 2/3 इंटू 3/4 कितना होगा, 3 कैंसिल आउट कर दो, 1/2 हो गया। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो 1/2 इंटू 3/2 तो कितना हो गया 3/4। देखते हैं हम लोग के पास ऑप्शन था या नहीं, ऑप्शन है कि नहीं 3/4, हाँ ऑप्शन सी। बोलो समझ में आ रहा है कैसे करके करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो करते करते लेकिन याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, आसान है, उतना भी कुछ टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि इसके पहले तो एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा है। थोड़ा सा तो हमें जो है मेहनत तो करना पड़ेगा, देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग 15.19 ये वाला क्वेश्चन एक बार करते हैं, देखो 15.19। ये वाला देखो, बोला है द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट 2:3 एंड ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट 3:7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर। तो ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने बोला था ये एक रेशियो होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमें पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर, मतलब या तो ए इवेंट ऑकर हो या तो फिर बी इवेंट, ऐसा नहीं, ओनली वन, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक इवेंट हमारा ऑकर हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला देखो, व्हेन ओनली और ओनली बी ऑकर, तब कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिख के देखो 15.19। पहले हमें रेशियो दिया है ऑड इन फेवर, तो ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, हम इस इवेंट को नाम ए दे देते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए। तो ये है 2:3, ठीक है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/3। और ऑड इन फेवर में क्या होता है, ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है। रेशियो एक बार भूल गए हो तो देखो कॉपी में देखने से याद हो जाएगा। और नंबर ऑफ हम लोग का हो जाता है अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। अगर हम लोग ये लिखते हैं रेशियो में ऑड इन फेवर, ठीक है। और सेम तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं ऑड इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, और इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं सुविधा के लिए बी, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने ए बी दो अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। अब ये बोला है 3:7, ये हम लोग को बोला है 3:7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलता है, देखो जब हमारा ऑड इन फेवर होता है तो ऊपर फेवरेबल नीचे अनफेवरेबल, तो ऑड इन अगेंस्ट होता है तो ऊपर अनफेवरेबल और नीचे हम लोग का फेवरेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ अनफेवरेबल और नंबर ऑफ
फेवरेबल, ठीक है। और ये हो गया 3/7, मतलब अनफेवरेबल 3 इवेंट है, फेवरेबल 7 इवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने क्या बोला, ये तो मैंने क्या किया, इसको इंटरप्रेट कर लिया। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर। तो ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर अगर हमें क्वेश्चन में बता दे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए और बी ऑकर वन ऑफ द टू इवेंट, मतलब मैंने दोनों इवेंट को नाम दे दिया, एक का नाम ए एक का नाम बी, तो ओनली ए और बी ऑकर, इसका फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ए है हम लोग का, प्रोबेबिलिटी ए है हम लोग का 2/3। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है हम लोग का, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसको प्रोबेबिलिटी मत लिखो, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का 2/3 का मतलब हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मत लिखो, बताते हैं कहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ये हम लोग का क्या है, रेशियो है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालना पड़े, प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल किस इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो बोलो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ डेटा से बताओ इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्लासिकल डेफिनेशन फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, और इस इवेंट का फेवरेबल अनफेवरेबल हमें दोनों ही दिया हुआ है, तो हमें ऊपर फेवरेबल लिखना पड़ेगा, नीचे टोटल। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, तो मुझे बोलो यहाँ पर क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे। अरे बोलो, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों दिया है, हम तो हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग मेरा बात ही नहीं समझ रहे हो। फेवरेबल अनफेवरेबल तो दोनों दिया है, तो टोटल नहीं निकाल पाओगे, इसी के बेसिस पे तो ऐसा क्वेश्चन। हाँ बोलो कितना, 2/5। हाँ 2/5। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, ये वाला 3/10। 2, 2 तो यहाँ नहीं है, 3 3/10 होगा, 7/10 होगा, 3 नहीं, फेवरेबल होता है ना ऊपर, तो 3 तो नहीं होगा। ये देखना है ना, इधर फेवरेबल था बोल के 2 हुआ, यहाँ अनफेवरेबल है, तो ये तो नहीं लिख सकते प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें फेवरेबल केसेस का निकालना होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो टोटल 7 + 3 10 हो जाएगा, लेकिन फेवरेबल 7 होगा, ठीक है। तो 7/10, यहाँ अगर 3/10 लिख दोगे तो गलत हो गया, तो 2/5 और 7/10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आ गया है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ गया है 7/10, ठीक है। और 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है। क्योंकि ओनली वन इवेंट ऑकर है ना, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लो, यहाँ पर इस फॉर्मूले में लिखो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट होने पे ये आगे जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो हम लोगों ने आज सीखा था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में होता है, तो यहाँ पर ऐसा होगा। अच्छा, अब 2/5 + 7/10 माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 7/10, ठीक है। अब देखते हैं कितना आ रहा है, ये एलसीएम करने से 10 आ गया, 4 + 7 माइनस ये हो गया 2 × 7, 14 डिवाइडेड बाई 25, 14 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। अब इसका तुम लोग करो एलसीएम, करने से आंसर आ जाएगा। नहीं ये हाँ 25 ही तो हो रहा है, ये 14 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 11/10 और माइनस 14/25, एलसीएम कितना होगा 10 और 25 का 50, ठीक है 50, और ये हो गया 55 और 2 8 28, 55 - 20 27 होना चाहिए, 27/50 चेक करते हैं 27/50 आंसर है कि नहीं।
हाँ ये देखो 27/50 ओनली, अगर ऐसा बोल दे ओनली ए ऑकर्स या ओनली बी ऑकर्स तो हम लोग का ये बनता है ना। एक्चुअली देखो ओनली ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, और ओनली बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ये माइनस से भी तुम लोग देख सकते हो। और ए माइनस बी का मतलब हम लोगों ने सीखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन है, कैसा कैसे करके वो फॉर्मूला आया। और ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स वाई वो फॉर्मूला हमारा ऐसा दिखता है ये। और यहाँ पर -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो 2 वाला केस इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो जब हमें सिर्फ ए, ओनली ए, तो ये हम लोगों ने माइनस से देखा ना कि ओनली ए का मतलब क्या होता है। और सुमित का इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो देखो यहाँ पर ओनली ए का मतलब क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो हम लोगों ने लास्ट दिन वाला क्वेश्चन जो आज स्टार्टिंग में कंप्लीट कर रहे थे तब हम लोगों ने यही देखा था। तो इसी के इंटरप्रिटेशन से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ऐसे करके भी तुम लोग याद कर सकते हो, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो, फिर बाकी कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। चलो अब हम लोग करेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12। सेट बी ये वाला देखो, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में हम लोगों ने देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही देखा था। बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ए 3/5 प्रोबेबिलिटी बी 2/3। हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी यानी कि ए यूनियन बी, प्लस का मतलब यूनियन, ये फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। देखते हैं, देखो क्या होगा। सेट बी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ये पूछ रहा है कि कितना होगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 3/5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बी 2/3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी 2/3, और कुछ बताया है, प्रोबेबिलिटी बी 2/3 और ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी यहाँ पर है, यहाँ पर बोला है 3/5 2/3, बस इतना ही बोला है। और हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, तो a प्लस बी का मतलब a यूनियन बी, तो a यूनियन बी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, जैसे ही इंडिपेंडेंट है तो हम लोग उसमें क्या इंटरप्रिटेशन लेंगे, a का वैल्यू लिख लेते हैं 3/5, b का भी लिख लेते हैं 2/3। और अगर ये दोनों हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट के केस में हमें ऐसा लिखना पड़ता है। और ये हो गया 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हम लोग का है 3/5 और प्रोबेबिलिटी बी का मतलब है 2/3। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। 3 कैंसिल आउट, 3/5 प्लस 2/3, 3/5 प्लस 2/3, और ये माइनस हो जाएगा 2/5, -2/5। तो देखते कितना आ रहा है, ये 5 का एलसीएम पहले कर लेते, 3 - 2 1 हो गया, प्लस 2/3, तो ये हो गया 15, 3 + 5, 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 13/15 हो रहा है, ठीक है, 13/15। बाकी तुम लोग जैसा चाहो कैलकुलेट करके देख सकते हो, 13/15 आंसर हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो पॉइंट में भी इसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का ही था, सिंपल। अगर हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ तो ए यूनियन भी कैसे निकालेंगे वही किया है, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग
14th नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। जो भी फॉर्मूला सीखा है ना उसका पूरा हम लोग डिटेल्स यहाँ पर करेंगे। ये देखो ए यूनियन बी हमें कितना यहाँ पर बोल दिया है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन नहीं दिया है, सिर्फ बोल रहा है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट दिया हुआ है। ए प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा। हम पहले लिख लेते हैं, देखो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये हमें गिवन है 5/6, ठीक है। ये कंप्लीमेंट दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्लीमेंट दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ ये भी गिवन है, और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट ये 2/3 दिया है। पूछ क्या रहा है कैलकुलेट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कितना होगा। अच्छा कैसे निकालोगे, देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो हमें पता चलेगा क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक है। अब ये इवेंट इंडिपेंडेंट है ऐसा हमें लेकिन कुछ नहीं बोला है, ठीक है, हमें नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है हाफ, लेकिन प्रोबेबिलिटी बी नहीं पता। अब हम लोग क्या ऐसा डेटा का यूज करें ताकि हमें प्रोबेबिलिटी बी पता चल जाए, तो क्यों ना हम लोग प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं एक के बाद एक। ये देखो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अच्छा इससे भी तो नहीं निकलेगा, क्यों बोलो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी बी कितना होगा। अच्छा इससे भी नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये क्या होगा, इसका डी मॉर्गन्स कर देते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट हो जाएगा, आज ही देखो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था, ये भी डी मॉर्गन्स ही है। ये देखो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन अगर बी कंप्लीमेंट है तो होल कंप्लीमेंट होने से यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है। ये हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मेरा यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा होल कंप्लीमेंट करने से, और किसी भी चीज का होल कंप्लीमेंट मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस ये वाला हो जाएगा, 1 होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, ठीक है। अब ये पता है हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कितना है 5/6, ये निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 1 माइनस 5/6 यानी ये हम लोग का हो गया 1/6। अच्छा तो हमें ये वाला आंसर मिल गया, ये हम लोग का 1/6 हो रहा है। अब चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी बी चाहिए। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी बी कैसे निकालेंगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बी निकालना पड़ेगा। अच्छा बी कंप्लीमेंट हमें, अच्छा बी कंप्लीमेंट तो हमें दिया था, तो प्रोबेबिलिटी बी भी तो निकाल सकते, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। बी कंप्लीमेंट तो दिया हुआ है 2/3, हम उसे ध्यान नहीं दिए। अब इससे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी, देखो प्रोबेबिलिटी बी इधर लेके आते हैं, 1 माइनस 2/3 कितना हो जाए 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट अगर मेरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी होता है, क्योंकि मुझे बी कंप्लीमेंट गिवन है तो प्रोबेबिलिटी बी भी निकाल लिया 1/3। अब लिखो यहाँ पर 1/3, तो आंसर क्या आएगा, ये दोनों का एलसीएम 6 हो गया, 5/6 माइनस 1/6 मतलब 4/6 हो रहा है, ठीक है। 4/6 आंसर आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 4/6। अच्छा मेरा आंसर तो मैच नहीं हुआ, क्या गलत हो गया मेरा माइनस करने में, कुछ तो गलत हुआ है, हाफ 1/3 और माइनस 1/6। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 14 हम सही तो देख रहे हैं, बोल रहा है कि आंसर होगा 5/6 होना चाहिए। अच्छा देखते हैं 5/6 का वैल्यू कितना है, 0.83। अच्छा ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, मुझे याद आया, ये थोड़ा सा आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों का 5/6 नहीं, ये हम लोग का 4/6 होगा। ये बाई चांस आंसर जो है गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आना चाहिए 0.67, ठीक है। मेरा नोट डाउन किया हुआ है, हम देख लेते हैं 4/6 का मतलब 0.67 आता है कि नहीं।
हाँ 0.666, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। ये एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर हम लोग का थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो इसको सही कर लिया मैंने, देखो मतलब यही तुम लोग का सही आंसर होगा, अदरवाइज तुम लोग इस पे 4 कर दो, ठीक है, ये 5 के जगह इसको 4 कर दो, ये गलत दिया हुआ है, ये हम लोग का 4 होना चाहिए। चलो तो ये हम मैम लोग का, हाँ बोलो। मैम बोलो। 2/3 তো হতে পারে। হ্যাঁ হতে পারে, একই তো ব্যাপার, 2/3 হোক আর 2/3 4। মনে হয় অ্যান্সারে ছিল মনে হয়। না না, অ্যান্সারে 2/, ও আচ্ছা হ্যাঁ তাই তো, 2/3 আনসারে আছে। হুম, ঠিক বলেছো, आंसर है तो 2/3 আছে, ठीक बोलेছো। हाँ तो ये 2/3 होगा, अच्छा ठीक है, मुझे लगा ये 5/6 पे मैंने ये कंसेंट्रेशन कर लिया, चलो ठीक है, ऑप्शन सी होगा फिर, ठीक है, ऑप्शन सी 2/3, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए 2/3। हाँ ये भी तो 0.666 आ रहा है, ठीक है, हाँ मैंने वही देखा कि मैंने 0.666 तो नोट डाउन कर रखा है, इसका आंसर आना चाहिए जहां मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने एक्चुअली कैलकुलेटर यूज करके पॉइंट में सारा सॉल्व करके रखा है, तो मेरे पास यही वाला आंसर जो है अवेलेबल है, लेकिन 2/3 भी तो मेरा उतना ही आ रहा है। तो अच्छा, मैंने पॉइंट जो है यहाँ पर, ये मतलब मैंने जहाँ किया है वहां बी लिख के गड़बड़ कर दिया, ये सी ही होगा, हम लोग का 2/3 आ है, 2/3 आ रहा है, आंसर हम लोग का सही है, ऑप्शन भी सही दिया हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है, मैंने जस्ट इस पे कंसेंट्रेशन किया इसीलिए गलत हो जा रहा था। अच्छा अब हम लोग 15th वाला कर सकते हैं, देखो इफ फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर से 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने से इंटरसेक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी बी पूछा है, ठीक है, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है, मतलब सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/5, देखो ए यूनियन बी और ए ये दोनों ही हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा ये हमें पूछ रहा है, साथ ही साथ बोला है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब हम लोग ऐसा लिख के रख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हम लोग को पूछा है बी बता दो, प्रोबेबिलिटी बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी को हम लोग जो है फॉर्मूले में स्प्लिट करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें वैल्यू गिवन, ये लो इसके नीचे जगह था, चलो यहीं पर करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तुम लोग कैलकुलेट करो, हम दोबारा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ए यूनियन बी 2/3 है, ए 2/5 है, ठीक है, बी नहीं पता, एक्चुअली यही फाइंड आउट करने बोला है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है यहाँ पर निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो इसके जगह हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लेते हैं जो फाइंड आउट कर रखा है 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये सब सॉल्व करने से तुम लोग को प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा, जैसे एक्स होता है ना, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो एक्स फाइंड आउट कर लोगे, वैसे ये वाला भी हो जाएगा, बस तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा अब ये इधर लेके आते हैं, ये डेटा को इधर लेके आते हैं, तो 2/3 माइनस 2/5 इक्वल टू, अब ये प्रोबेबिलिटी बी है और ये देखो ऐसे प्रोबेबिलिटी बी को कॉमन ले लो, अगर लेना चाहते हो, देखो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, अगर तुम लोग किसी और तरीके से भी कर रहे हो इसका कैलकुलेशन तो कर सकते हो, क्योंकि देखो ये तो सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तुम लोग अगर पहले ही प्रोबेबिलिटी बी कॉमन लेके सारा डेटा इधर ट्रांसफर करोगे तो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15 10 माइनस 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 3/5, ठीक है, ये हम लोग का हो रहा है 3/5, अब ये हो गया 4/15 और ये 3/5 इधर आएगा तो 5/3 हो जाएगा, और ये प्रोबेबिलिटी बी, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी बी का आंसर फिर कितना आ जाता है, 5/3 4/9, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी का आंसर मेरा आया 4/9, अब देखते हैं ऑप्शन में 4/9 था कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4/9 है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, तो इसमें देखो क्या किया हम लोगों ने,
जो भी डेटा गिवन था ना उसको पुट कर लिया, और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट इवेंट बता दिया था तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से एक का वैल्यू पता है, दूसरा नहीं पता, दूसरा वाला निकालने बोला है। तो ये लिखने के बाद हम लोगों को सारे नोन फिगर मिल गए और कुछ प्रोबेबिलिटी बी इंक्लूडेड फिगर मिल गए, ठीक है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बी को निकाल सकते हैं ऐसे सॉल्व करके, ठीक है। बाकी सोल्यूशन तुम लोग अपने मन से कैसा चाहो वैसा कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, तुम लोग अगर पॉइंट में भी करना चाहते हो कर सकते हो, तो भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में ही सॉल्व कर रखा है, तुम लोग भी चाहो तो पॉइंट में कर सकते हो। अब 17, ये देखो ये वाला, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए लिख लेते हैं, देखो क्या दिया है, नहीं लिखने से नहीं समझ में आएगा क्या क्या दिया है, इसको हटा। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें क्या गिवन है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू स्मॉल ए, अच्छा प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू स्मॉल बी, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू स्मॉल बी, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी सी, अच्छा फिर नेक्स्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, then the expression probability A complement intersection B complement in terms of A, B and C, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देना है A, B और C के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखो अगर हमें ये दे दिया है तो इसको हम लोग डी मॉर्गन्स में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो हम लोगों ने लगभग एक बार तो फॉर्मूले में देखा, 2-3 जगह अप्लाई कर लिया कि इसको हम लोग कैसे होल कंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग को इसका होल कंप्लीमेंट करना है, इसका होल कंप्लीमेंट करना है तो इंटरसेक्शन मेरा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिटेड कंप्लीमेंट को होल कंप्लीमेंट, अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, का मतलब ही होता है पूरे प्रोबेबिलिटी से ए यूनियन बी हटाने से जो बचता है वही ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट का मतलब पूरे वर्ल्ड में है लेकिन इन दोनों के पास कॉमन में नहीं है, तो ये हो जाएगा पूरे से ये माइनस कर दो। अच्छा अब ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो हम लोग कर लेते हैं। देखो ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है स्मॉल बी, और ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है सी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में इसे पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस ए माइनस बी और माइनस माइनस में प्लस सी, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये आंसर होना चाहिए। देखते हैं 1 माइनस ए और माइनस बी प्लस सी था लास्ट वाला, मतलब ये वाला होगा 1 माइनस ए, एक बार देख लेते क्या है मेरा, 1 माइनस ए, हाँ 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी होगा, मतलब ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन डी है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट 15.18 करेंगे, देखो 15.18, इसमें फिर से हम लोग का जो भी आज फॉर्मूला लिखा वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। 15.18, ये देखो यहाँ पर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हमें इंडिविजुअल एमसीक्यू में आ सकता है। इन कनेक्शन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतना है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है, ए गिवन बी, बी गिवन ए कंप्लीमेंट गिवन बी, ए गिवन बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट। तो जो भी फॉर्मूला मैंने आज लिखवाया है ना उसी पे बेस्ड हमें ये 5 क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए दिया है, ठीक है। चलो हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तुम लोग कोशिश करो कि बिना फॉर्मूले को देखे
याद करके करने का, ठीक है। तो 15.18 इस पे स्टार लगा सकते हो, क्योंकि जब भी कभी फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना होगा, ये चैप्टर देखोगे तो ये क्वेश्चन को अगर देख लेते हो तो लगभग 5 फॉर्मूला तुम लोग इससे रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब ए गिवन बी का मतलब क्या होता है कि ए इज ऑकर्ड कंडीशन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ऑलरेडी ऑकर्ड तो प्रोबेबिलिटी बी हो जाना चाहिए, इंसिडेंट ऑकर्ड ये नीचे आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 3/5, लिखो 3/5। ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, निकाल लेते हैं, चलो ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी भी गिवन है 5/6, ए भी गिवन है, बी तो पता ही है 3/5 यहाँ दिख रहा है, ए भी था, ए भी लिख लो 2/3, ठीक है 2/3। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब फाइंड आउट करो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या क्या हो जाएगा, 2/3 जैसा था, 3/5 जैसा था, माइनस 5/6। अब तुम लोग को करना है इसका कैलकुलेशन और एलसीएम करके आंसर निकालना है, 3, 5 और 6। तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस माइनस ये कितना आ रहा है 25, ठीक है। तो ये हो गया मेरा -5 और ये हो गया 13/30, ठीक है। 13/30 आ रहा है, 13/30 ए यूनियन बी का आंसर आया, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया। तो 13/30 यहाँ पर लिख लो, 13/30 इंटू 5/3, तो ये हो गया 6, 13/18, ठीक है। ऐसे आंसर आ रहा है 13/18। देखो ये कैलकुलेशन पे है, फॉर्मूला अगर याद रखोगे ऐसा क्वेश्चन आने से अच्छा बात ये है कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कितना प्रोबेबिलिटी निकलेगा कितना नहीं। फॉर्मूला अगर याद रख पा रहे हो, मैंने बताया भी कैसे करके तुम लोग याद कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर ये सब आंसर जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखो पहले का आंसर 13/30, ये देखो पहला वाला 13/30 हो गया। अच्छा अब देखते हैं सेकंड हमें क्या पूछा है, बोला है बी गिवन ए। तो निकालो, सेम तरीके से निकलेगा, बी गिवन ए बताओ कितना होगा, तुम लोग खुद से निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का आया 13/30, देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। देखो 13/30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब कितना आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 2/3, 13/30 इंटू 3/2, हाँ तो कितना आएगा, 13/20 आ रहा है। गलत हो गया कैलकुलेशन, 13/20 आएगा। अच्छा ये 10 होगा, हाँ 20 आएगा, हाँ मैंने 15 लिख दिया 13/20 आएगा। अच्छा चलो चेक कर लेते 13/20 हुआ कि नहीं। 13/18, उसके बाद वाला 13/20, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें क्या बोला था देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम तरीके से ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5, 3/5। और ये कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिखवाया है तुम लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसी पे मैंने तुम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाया, ये देखो ये बात, ठीक है। बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट में आ रहा है हम लोग का प्रोबेबिलिटी
खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी का आंसर हम लोगों को पता है, प्रोबेबिलिटी बी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3/5, चेक कर लें पर, हाँ 3/5, ठीक है। अच्छा, और ए इंटरसेक्शन बी है 13/30 डिवाइडेड बाई 3/5, तो कितना होगा, ये हो गया 30, 18 माइनस 13 और 3/5 कितना हो जाएगा, 5/30 इंटू 5/3 कितना आ रहा है, 5/18, ठीक है, 5/18 आ रहा है। देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं कैलकुलेशन, आज मेरा थोड़ा गलत हो जा रहा है कैलकुलेशन, हाँ 5/18 ठीक आया है, ठीक है 5/18 हो। अच्छा, नेक्स्ट बोला है ये वाला, ए गिवन बी कंप्लीमेंट, 4th नंबर, ए गिवन बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी होता है बी कंप्लीमेंट का मतलब, और जैसे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब बी से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी याद रखने का एक ट्रिक देख सकते हो, यहाँ कंप्लीमेंट है, ठीक है, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी बी से माइनस जाएगा, जिसपे कंप्लीमेंट है उसके ऑपोजिट वाले से माइनस जाएगा, और बाकी इधर तो इंटरसेक्शन रहेगा ही। अब एक एक करके वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस 3/5, अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये तो 13/30 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 है, ठीक है 2/3 है, 13, और यहाँ पर हो गया 20 माइनस 13, और ये 5 माइनस 3, तो 7/30 इंटू 5/2, 7/12 होना चाहिए। सही हुआ है, -7/12, देख लेते, ये पॉइंट नंबर, हाँ पॉइंट नंबर 4, 7/12, हाँ सही हुआ है, 7/12 होगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट, ये दिया हुआ है, देखो लास्ट ये वाला, सारे फॉर्मूला हम लोग का प्रैक्टिस हो गया, ये देखो ये वाला, ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट, तो कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये कंप्लीमेंट को डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, होल कंप्लीमेंट करेंगे, होल कंप्लीमेंट करने से इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस, जैसे बी कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, तो वैसे ही यूनियन के कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बाकी हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी और 1 माइनस बी, बी का तो 3/5 है, और ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, ए यूनियन बी यहाँ गिवन है 5/6, ठीक है, तो लिख लेते हैं 5/6, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5/6, और ये हो गया 5 माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा 1/6 इंटू 5/2, 5/12, ठीक है, आंसर हो गया 5/12। चेक कर ले एक बार 5/12 होगा कि नहीं, हाँ ये देखो 5 और नीचे है, ये रहा 5/12, ठीक है 5/12 हो गया। तो ये तो जस्ट मैंने तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए करवा दिया कि जो भी फॉर्मूला लिखा उससे मैंने तो अनसॉल्व तो किया ही, मतलब जो एक्सरसाइज था, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीट हो जाता है। देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9, और मैंने जितना भी करवाया है उतना काफी है, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं, मैंने ज्यादा ही करवा दिया है, भले यहाँ कितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो, इतना हमें करने का जरूरत नहीं, नहीं तो हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही करते रह जाएंगे, ये जो भी है ये काफी है हमारे। यहाँ पर सेट बी का मुझे क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए, सेट बी, हाँ ये देख
फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी बी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी, ठीक है, ए बट नॉट बी दिया है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है, नॉट ए का मतलब ए कंप्लीमेंट 0.6, नॉट ए का मतलब जो ए नहीं है यानी ए कंप्लीमेंट है, देन द इवेंट ए एंड बी आर क्या है, एग्जॉस्टिव है, इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, ये डेटा फिर क्यों दिया है अगर ऐसे थियोरेटिकली पूछा है, क्योंकि इस डेटा से कैलकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं कि एग्जॉस्टिव है कि इंडिपेंडेंट की इक्वली लाइकली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो कैसे होगा देखो हम बताते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये तुम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे दे दिया है 0.3, probability of A but not B ये दे दिया है 0.4, A नॉट B का मतलब होता है ओनली A। देखो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो लैंग्वेज दिया है इसका मतलब क्या है, A बट नॉट B, A है सिर्फ A बट नॉट B, मतलब नॉर्मली ऐसे होता है ना, A में तो मेरा B का हिस्सा भी आ गया, लेकिन बोल रहा है A बट नॉट बी मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी ओनली ए, ये हमें चीज बताया जा रहा है कि ये ओनली ए है, ठीक है, ओनली ए। अब ओनली ए को हम लोग और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मैंने अभी अभी तुम लोगों को दिखाया। देखो ओनली ए का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, पूरे इस ए से ए बी के कॉमन पोर्शन को हटाने से मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखो आज स्टार्टिंग से ही इसी फॉर्मूले पे ही हम लोग बात किए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के हर एक फॉर्मूले पे। तो ये हमें इंटरप्रिटेशन मिल गया कि ए बट नॉट बी का मतलब क्या क्या हो सकता है, ओनली ए या फिर ये वाला। अब हमें जो भी जरूरत होगा उसका यूज करेंगे। फिर हमें बोल रहा है नॉट ए, प्रोबेबिलिटी नॉट ए बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये हमें दिया है 0.6, नॉट ए का मतलब ए कंप्लीमेंट, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नॉट ए का मतलब है ए कंप्लीमेंट, ठीक है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी मतलब होल डेटा में तो है बट ए में नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां से ना हम लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए, कैसे निकालेंगे, ये देखो 0.6 और ये 1 इधर चला जाएगा -1, तो ये आंसर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 0.6 करने से आएगा 0.4। तो ये डेटा को लिखने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी ए मिल गया, ठीक है, मिल रहा है तो लिख लेते हैं, बाकी तो हमें देखना पड़ेगा, पूछा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है, ये सब पूछ रखा है, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है द इवेंट, अच्छा ठीक है, और तो यहाँ कुछ बोला नहीं। अब जैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी ए पता चल गया, यहाँ अगर हम लोग उस डेटा को पुट कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ए आ गया है, ये 0.4 है, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग है। देखो प्रोबेबिलिटी ए का मतलब 0.4, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.4, तो माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल रहा है 0.4 माइनस 0.4, ये कैंसिल आउट होके हम लोग का आ गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। अब ये माइनस देखो इधर भी -0 आ रहा था ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर तुम लोग अगर ऐसा नहीं समझ में आता, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो पॉजिटिव में ही हम लोग का 0 आ रहा है ना, तो ये माइनस तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। या फिर अगर इसको समझने में ऐसे लग रहा है कि कैसे इधर माइनस हट गया, क्यों माइनस को उधर भेज दो, 0 का तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। या फिर ऐसा कर लो 0-4 इसको इधर लेके आ जाओ और ये इधर ट्रांसफर कर दो, तब माइनस का चक्कर ही नहीं रहेगा। तो 0 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का आ गया 0। अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 आ गया, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 आता है तो हम लोगों का क्या प्रोबेबिलिटी, कैसा प्रोबेबिलिटी है, तो बोलो एग्जॉस्टिव है दोनों इवेंट, या इंडिपेंडेंट है, या इक्वली लाइकली है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या इससे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग का आंसर क्या होगा। देखो इंडिपेंडेंट तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग का आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी 0 सारे वैल्यूज को पुट करके, तो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, मैंने इतना याद दिला दिया। एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लास्ट दिन ही मैंने बताया था। तो बोलो ये तीनों में से कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और एक बार बोलो आवाज नहीं आया। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव।
हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहता है, तो इसीलिए ये क्या होता है जीरो। एग्जॉस्टिव में क्या होता है, एग्जॉस्टिव में ऐसे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे एग्जॉस्टिव में होता है। इक्वली लाइकली में क्या होता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी बी भी 1/2 होगा। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू किया था, है ना, थियोरिटिकली। तो हम लोग का ये आंसर क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन ये थोड़ा सा देखो अलग टाइप का क्वेश्चन था, जहां पर हम लोगों ने ये डेटा को पुट करके फाइंड आउट किया थियोरिटिकली कि दोनों इवेंट हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ऐसे भी हमें क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो वेराइटीज टाइप ऑफ तो हम लोग कर ही रहे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग का देखो, अब इसके बाद जो है ना हम लोग का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक टॉपिक रहता है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। वो भी हमारे इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही है, मतलब यहीं पर है। ये देखो ई का जो यूज है, ई एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके लिए पहले पता होना जरूरी है, तो फिर उन सभी को समझ में आएगा जिन्होंने प्रोबेबिलिटी किया हुआ है। तो इन द मीन टाइम तुम लोग एक चीज कर सकते हो, पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लो, ठीक है, एक बार। तो अच्छा होगा कि कैसे करके हो रहा है। अगर हम टेस्ट वगैरह लेंगे तो तुम लोग उसका भी दे सको, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का नहीं लेंगे, मैथ्स का लेने से इसके साथ मिक्सड अप करके लेंगे, अभी तो नहीं लेंगे। जो भी हो, तो हम लोग नेक्स्ट दिन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टार्ट करेंगे। मतलब हम बोल रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल जो क्वेश्चंस था वो खत्म हो गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू करने के बाद हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन ही ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका अलग फॉर्मूला होता है। तो आज और नहीं कर रहे, ठीक है, वैसे भी टाइम भी नहीं, तो आज फिर इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am. बाय मैम। अच्छा बाय।